तो आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट वो पढ़ेंगे। अगर आपको ध्यान हो तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के बाद हमने प्रूफ देखा था, तो हमने एक पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होता है उसको हमने निकाला था, और उसके बाद निकाला था एक स्ट्रेट लॉन्ग वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से किसी एक पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो निकाला था। तो आप लिखिए, राइट, टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, to calculate the electric field intensity E due to an infinite plane sheet at a point P which is r distance apart, infinite plane sheet which is r distance apart can be calculated using Gauss theorem. Can be calculated using Gauss theorem. Can be calculated using Gauss theorem. अब देखिए, ये जो पर्टिकुलर शीट है, ये कैसा है? ये चार्ज्ड है। ये कैसा है? ये चार्ज्ड है। दिस इज चार्ज्ड शीट, ये चार्ज शीट है। अब चार्ज जो है वो कैसा है? तो मैं इसके ऊपर मान रहा हूं कि कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज शीट है। कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज शीट है। और जब कभी भी कोई चार्ज शीट रहती है, तो उसके ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? दैट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो नेट चार्ज कितना होगा? दैट विल डिपेंड अपॉन Q इज इक्वल टू सिग्मा ए लिख सकते हैं। टोटल चार्ज कितना होगा? Q इज इक्वल टू सिग्मा ए, वेयर ए इज व्हाट? एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर शीट। पर ये शीट कैसा है? फाइनाइट है, इनफाइनाइट है? ये शीट इनफाइनाइट, यानी ऊपर भी जाता जा रहा है, नीचे भी जाता जा रहा है, इधर भी जाता जा रहा है और इस तरफ भी जाता जा रहा है। और यहां से एक पॉइंट, अब ये शीट जो है ना, ये ऐसे रखा हुआ है। देखिए कैसे रखा है? ऐसे रखा है। पर यहां तो ऐसे ही बनाएंगे 3 डायमेंशन में, पर ये शीट ऐसे रखा है, समथिंग लाइक दिस। शीट कैसे रखा हुआ है? ऐसे रखा हुआ है। और यहां से एक P पॉइंट की दूरी पर, R डिस्टेंस की दूरी पर कोई एक पॉइंट P है, वहां पर इस पूरे शीट की वजह से मैं क्या चेक करना चाहता हूं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या निकल के आएगा। तो मान लीजिए यहां पर वो पॉइंट है जिसको हम लोग P पॉइंट बोल रहे हैं, और इस शीट से उसकी जो दूरी है, ये शीट से उसकी जो दूरी है, दैट इज R। दैट इज क्या है? R है। डन? यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। अब रह गया कि हम लोग यहां पर कैसा गॉसियन सरफेस लेंगे जिससे कि मेरा काम बड़ी आसानी से बन जाएगा। यहां जो गॉसियन सरफेस लेते हैं, दैट इज एक्चुअली, यहां जो गॉसियन सरफेस लेते हैं वो हम लोग कैसा लेते हैं? देख तेरी भला के, यहां जो हम लोग गॉसियन सरफेस लेते हैं वो कैसा लेते हैं? दिस इज समथिंग लाइक दिस। ये अब मानेगा नहीं, बदमाशी कर रहा है। क्यों रे? क्यों बदमाशी करते हो? बदमाश बच्चे क्यों करते बदमाशी? नहीं किया। अभी यहां जो हम लोग सरफेस लेंगे, ये कैसा लेंगे? ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस है। कैसा सरफेस है? सिलेंड्रिकल सरफेस। तो ये इस तरह का एक सिलेंड्रिकल सरफेस है। यहां से मान लीजिए ये सिलेंड्रिकल सरफेस ऐसा बनाया है, यहां पर एक सिलेंड्रिकल सरफेस है, ये इस प्रकार का एक सिलेंड्रिकल सरफेस आपने लिया है। दिस इज द सिलेंड्रिकल सरफेस विच इज कंसिडर्ड एज द व्हाट? गॉसियन सरफेस। उसी को आपने क्या ले लिया है? एक गॉसियन सरफेस के तर्ज पर लिया हुआ है। दिस इज द गॉसियन सरफेस। अब ये गॉसियन सरफेस अगर आपका बन गया हो
तो मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं, बढ़े आगे, ठीक है। तो क्या मैं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या लिख सकता हूं? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। कैन आई राइट दिस? क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा ठीक है, पहले यहां पर एक बार चेक कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अब इस पर्टिकुलर गॉसियन सरफेस में कितने सरफेस है? एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस है, और एक इसका लैटरल सरफेस है। एक इसका क्या है? लैटरल सरफेस है। टोटल कितने सरफेस हैं? 3। मान लीजिए मैं इसको थोड़ी देर के लिए S1 बोलता हूं, इसको थोड़ी देर के लिए S2 बोलता हूं, और इसको थोड़ी देर के लिए S3 बोलते हैं। तो मुझे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किधर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर या तो इधर होगा, और नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किधर होगा? इधर होगा। यही, क्योंकि मान लीजिए आपका शीट है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया आपको कि आपका शीट क्या है? ऐसा है, ये पूरा क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। तो यहां से फील्ड उधर जा रहे होंगे, नहीं तो फील्ड इधर आ रहे होंगे, यानी फील्ड का दो ही डायरेक्शन है, या तो टुवर्ड्स दिस या टुवर्ड्स दिस, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर या फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर। फील्ड इधर है। लेकिन अगर मेरा गॉसियन सरफेस एक सिलेंड्रिकल सरफेस है, तो फील्ड लाइन ऐसे निकल रहा है या ऐसे निकल रहा है? ऐसे निकल रहा है क्या? नहीं। तो लैटरली जो सरफेस है उसके चारों तरफ से तो फील्ड नहीं निकल रहा है, यानी इसका जो लैटरल सरफेस है उसका और फील्ड के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और यहां पे कौन सा प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट है तो cos 90 होगा तो क्या हो जाएगा? 0। यानी S3 की वजह से जो कंपोनेंट आएगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो उसको हम लोग लिखते हैं, दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ E dot ds for S1 plus integration of E dot ds for S2 plus integration of E dot ds for S3 is equal to Q in के जगह में क्या मैं सिग्मा A बाई एप्सिलॉन नॉट लिख दूं? कोई डाउट? अच्छा, अभी हम लोगों ने जस्टिफाई किया कि ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्यों? बिकॉज यहां पे एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच? इज इक्वल टू 90 डिग्री। और 90 डिग्री होगा तो cos 90 डिग्री कितना होता है? 0 होता है। तो ये वाली क्वांटिटी क्या हो गई? 0 हो गई। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। कोई डाउट? अब क्या मैं इसके जगह पर ये E डॉट ds प्लस E डॉट ds इंटीग्रेशन एक का S1 एक का S2, क्या कंबाइनली इसको ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन E डॉट ds लिख सकते हैं? और ये किसके बराबर हो जाएगा? सिग्मा A बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। अब आगे बढ़े। ये कैसे लिखा? बिकॉज सिमेट्रिकल है, जो सरफेस एरिया उसका है वही सरफेस एरिया है, और जितना दूरी और जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उधर है उतना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर भी है। तो दोनों को जोड़ के आप क्या लिख देंगे? E डॉट ds बट इज इक्वल टू सिग्मा A बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस दोनों को कंबाइन करके ये लिख दिए तो ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू कितना हो गया? सिग्मा A बाई एप्सिलॉन नॉट टू E। ds के जगह पर क्या लिख सकते हैं बोलिए जरा? आपका जो सिलेंड्रिकल सरफेस है उसका एरिया वेक्टर कितना है? गॉसियन सरफेस जो आप लिए उसका एरिया वेक्टर कितना है? पाई आर स्क्वायर। कितना है? पाई आर स्क्वायर लिए ना वहां पे, दोनों पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ, एक स्टेप और लिख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू सिग्मा A बाई एप्सिलॉन नॉट 2E। ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा A बाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है? A क्या है उस तरफ? दिस ऑल्सो एरिया ओनली, एरिया ऑफ द प्लेट। एरिया ऑफ द प्लेट थ्रू गॉसियन सरफेस वो भी पाई आर स्क्वायर ही होगा। ठीक से देखिए, यहां पर ये जो सरफेस इसके ऊपर बनेगा
वो भी क्या होगा, यहां पर जो सरफेस बनेगा वो भी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर ही ना होगा। तो ये एरिया से एरिया क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। ये एरिया से एरिया क्या हो जाएगा, कैंसल। तो आप लिखेंगे 2e पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट। ये से ये क्वांटिटी कैंसल हो गई। क्या बचा 2e इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, which implies E is equal to sigma by 2 epsilon naught. E is equal to sigma by 2 epsilon naught. आया? This is the electric field due to what? Electric field due to एक पूरा शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलकर आया है वो इसके बराबर है। डन। कोई दिक्कत? अगर इसको ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर क्या डाल देंगे, एन कैप। फिर एन कैप इज व्हाट, परपेंडिकुलर वेक्टर जो सरफेस एरिया से होकर निकल रहा है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में इसकी इंटेंसिटी भी है। कोई दिक्कत नहीं? क्वेश्चन लिखिए, फाइंड दी surface charge density of a plane sheet, find the surface charge density of a plane sheet of finite thickness having an electric field of 300 Newton per coulomb, having an electric field of 300 Newton per coulomb acting downwards near the surface of the sheet, acting downward near the surface of the sheet, acting downward near the surface of the sheet। तो सिग्मा निकाल के दिखाइए क्या होगा। अब ये सवाल देखिए, थोड़ा ध्यान देकर देखिए। ये सवाल जब तक मैं नहीं बताऊंगा आपसे नहीं बनेगा। यहां पर एक छोटा सा और लॉजिक इन्वॉल्व है। अब यहां पर आपने क्या बोला, ये जो आपने शीट लिया है, ये शीट कैसा है, पहले वाला जो शीट था वो कैसा था, वो फाइनाइट लेंथ का था पर थिकनेस उसका इनफाइनाइट था। यहां पर वो कह रहा है कि जो शीट है आपका वो कैसा है, वो फाइनाइट थिकनेस का है। वो कैसा है, फाइनाइट थिकनेस का है। फाइनाइट थिकनेस होने की वजह से ये कुछ ऐसा 3 डायमेंशन में मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये कैसा है, कुछ ऐसा है। 3 डायमेंशनली देखिएगा तो शीट कैसा है, कुछ ऐसा है। तो यहां पे कुछ थिकनेस है उसका जो कि फाइनाइट है। जब फाइनाइट थिकनेस होता है तो जो आपका इंटीग्रेशन आया था वो अब क्या आया था, ध्यान से देखिए। जो इंटीग्रेशन आपने निकाला था वो आया था ट्वाइस ऑफ E इंटू एरिया इज इक्वल टू सिग्मा एरिया बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपका एक्सप्रेशन था। पर यहां पर चूंकि ये इनफाइनाइट शीट था और इनफाइनाइट थिकनेस का था तो फिर वहां पे एक ही बार सिग्मा लिए। लेकिन अगर फाइनाइट शीट है तो इधर का सिग्मा अलग और उधर का सिग्मा अलग। चूंकि 2 सरफेस है तो कितने सिग्मा होंगे, 2 सिग्मा होंगे। तो यहां पे एक और फैक्टर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल। ए से क्या हो जाएगा, कैंसल। E इज इक्वल टू क्या आ जाता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो जब फाइनाइट थिकनेस का शीट होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको नोट डाल के आप अपनी कॉपी में जरूर से लिख लीजिएगा। नोट डाल के लिख लीजिए कि जब कभी भी आपका जो शीट है, जो इनफाइनाइट प्लेन शीट है, इफ इट इज ऑफ फाइनाइट थिकनेस, कैसा है, फाइनाइट थिकनेस का है,
तो आप वहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला आप वहां पर यूज करते हैं। अब ये बन जाएगा, अभी देखिए ना क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अ प्लेन शीट ऑफ फाइनाइट थिकनेस, लिखा है ना, देखिए फाइनाइट थिकनेस। तो फाइनाइट थिकनेस में क्या हो जाता है, ऐसे आपका ये थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। एक और चीज यहां पर इसमें जो समझने वाली है, थोड़ा ध्यान से देखिए, ये जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था यहां पे, हेलो यहां ध्यान दीजिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाले हैं यहां पर, इसमें कोई आर का टर्म है, तो यानी ये मुझे ये समझ में आ गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पर डिपेंडेंट नहीं है। आर का जब कोई टर्म नहीं है, जबकि पूरे एक्सप्रेशन में आपने यहां पे आर लिखा है ना, आपने बताया ना कि भाई ये जो हमारा शीट है वहां से आर डिस्टेंस की दूरी पर क्या रखा हुआ है, प्लेन शीट रखा हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले दिखाया ना कि भाई आर डिस्टेंस की दूरी पर है, पर जब डेरिवेशन किए तो वहां आर का कोई फंक्शन आ रहा है, आर का कोई फैक्टर है नहीं है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस जिस पर आप चेक करना चाह रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, किसके ऊपर, चार्ज डेंसिटी के ऊपर। तो इस पॉइंट को नोट डाल के लिख लीजिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज is independent of the distance of the point, is independent of the distance of the point of observation, is independent of the distance of the point of observation, full stop. It only depends upon the charge distribution, it only depends upon the surface charge distribution, it only depends upon the surface charge distribution, it only depends upon the surface charge distribution and act perpendicular to the sheet, and act perpendicular to the sheet, and act perpendicular to the sheet। और जो क्वेश्चन आप बना रहे थे उसका आंसर क्या आएगा, सिग्मा इज इक्वल टू 2.7 इंटू 10⁹ कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आंसर कितना आया, सिग्मा इज इक्वल टू 2.7 इंटू 10⁻⁹ कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब आप हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इसके ऊपर डेरिवेशन आता ही आता है। ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेयर, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन हॉलो स्फेयर, थिन हॉलो स्फेयर। अब एक बात तो यह है कि इसको मैं ये थ्री डायमेंशनल एक फिगर है, इसको मैं 2D में नहीं बना सकता। तो 2D में अगर बनेगा भी तो ये थोड़ा सा मुश्किल ही है बनाना, पर फिर भी चाह के भी 3D में कैसे ही बनाएंगे। और मान लीजिए थोड़ा पेंट कर देंगे तो लगेगा कि शायद 3D में ही बना हुआ है, ऐसे कुछ पेंटिंग किया हुआ, मैंने मानिए कि 3 डायमेंशनल ही बना हुआ है ना। ये एक फुटबॉल के जैसा है, पर ये भरा हुआ नहीं है। ये कैसा है, ये हॉलो स्फेयर है, पर 3 डायमेंशनल दिखाने के लिए थोड़ा सा इसको पेंटिंग कर दे रहे हैं ताकि पता लगे कि ये 3 डायमेंशनल ये है, स्फेयर है। अब ये 3 डायमेंशनल स्फेयर के हॉलो है, इसका अंदर से पूरा खाली है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, इसका बेस्ट एग्जांपल होगा क्या बोले भाई, पाइप नहीं रे, बॉल, जो आप लोग कॉस्को बॉल से नहीं खेलते हैं। कॉस्को बॉल के अंदर तो हवा ही रहता है और बाहर से क्या रहता है, कवर रहता है, कुछ ऐसा ही। तो इसके सरफेस पर क्या है, इसके सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज है। इसके सरफेस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इसके सरफेस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। द सरफेस इज हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज,
द सरफेस इज हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज। तो आप लिखिए पहले, राइट, यूजिंग गॉस थ्योरम वी कैन डिराइव, using Gauss theorem we can derive the electric field at various points, electric field at various points due to a hollow sphere, due to a hollow sphere। उसके अंदर आप लिखिए केस 1, उसके अंदर आप लिखिए केस 1। व्हाट इज केस 1? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, केस 1 लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आउटसाइड शेल। इसको क्या बोलते हैं? शेल भी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज शेल। माने वो क्या कहना चाह रहा है कि कोई एक पॉइंट है विच इज आउटसाइड दिस शेल, ये शेल के बाहर एक पॉइंट पड़ रहा है, उस पर आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, जो कि सेंटर से कितनी दूरी पर होगा? सेंटर से मुझे लगता है कुछ आर दूरी पर उसको होना चाहिए। सेंटर से क्या होना चाहिए? आर दूरी पर होना चाहिए। और इस सेंटर, इस स्फेयर का जो रेडियस है उसको हम लोग को किससे डिनोट करना चाहिए? कैपिटल आर से। उसको किससे डिनोट करना चाहिए? कैपिटल आर से। डन। तो इसके ऊपर हमको क्या बनाना पड़ेगा? एक गॉसियन सरफेस बनाना होगा। इसके ऊपर एक क्या बनाना होगा? गॉसियन सरफेस। तो इस पॉइंट के लिए जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो भी क्या बनेगा? एक स्फेरिकल शेल ही बनेगा ना। इसके ऊपर जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो भी क्या बनेगा? एक स्फेरिकल शेल ही बनेगा। तो इसके ऊपर जो स्फेरिकल शेल बना है उसके ऊपर अगर आप गॉस थ्योरम लगाइएगा तो क्या लिखिएगा? गॉस थ्योरम लगाइएगा तो लिखिएगा इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब टोटल चार्ज जो इस पूरे सरफेस पर वो किसके बराबर है? क्यू के बराबर है। तो आप ई बाहर निकाल लीजिए बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड है। इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बढ़े आगे। अब ये जो E है इनटू इस ds का इंटीग्रेशन क्या होगा? इस ds का, अच्छा ये E डॉट ds है तो कॉस ऑफ थीटा भी एक बार देख लेते हैं। थीटा को हमने इग्नोर कर दिया, थीटा भी एक बार देखना चाहिए कि थीटा क्या होगा। थीटा क्या होगा उसको देखिए। अब हमारा ये अगर सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रहा है? ये अगर हमारा सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रहा है? बाहर की ओर। और यहां पर अगर आप एक सरफेस मानिएगा तो उस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो भी कहां जाएगा? वो भी कहां जाएगा? बाहर की ओर। यानी ds भी इधर ही है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है। तो दोनों के बीच का थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री। तो यहां 0 डिग्री हुआ, इसीलिए हमने E डॉट ds को सीधे क्या लिख दिया? E इंटीग्रेशन ऑफ ds लिख दिया। नहीं तो सच में क्या लिखना चाहिए था? पहले ऐसा लिखना चाहिए था यहां पे मुझे E, अरे उधर हट रहा है क्या? यहां लिखना चाहिए था E ds cos ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि cos 0 क्या होता है? 1 होता है। तब मैं अगली लाइन पर लिखता E इंटीग्रेशन ds इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये समझ में आया ना क्यों ऐसा मैं दोबारा लिख रहा हूं? अब ds क्या होगा ये सोचने की बात है। E इंटू ds मतलब सरफेस एरिया ऑफ दी गॉसियन सरफेस। तो सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस क्या होगा? 4 पाई कैपिटल आर स्मॉल आर। हमने क्या कन्वेंशन लिया? देखिए हमने रेडियस को क्या लिया है? कैपिटल आर। और जो डिस्टेंस है उसको क्या लिया है? स्मॉल आर। तो ये क्या हो जाएगा? 4 पाई स्मॉल आर का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आएगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये 1 अपॉन की जगह पे क्यू लिख दीजिए और ये लिख दीजिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां पर? बाहर में किसी भी पॉइंट पर। बाहर में किसी भी पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आ गया? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज व्हाट?
r is the distance from the center, r is the distance from the center। अब आप लिखिए केस नंबर 2। अच्छा, यहां से मुझे एक चीज समझ, इसके नीचे एक लाइन लिख लीजिए। यहां से मुझे एक चीज समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो केस 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। अब आइए केस नंबर 2 पर। अब आइए केस नंबर 2 पर। व्हेन केस 2 क्या है? व्हेन r इज इक्वल टू r, यानी द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी फाइव ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। तो आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी on the what? On the surface of the cell, on the surface of the hollow sphere या shell। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं दोबारा फोटो नहीं बना के इसी फोटो में आपको दोबारा ले चलता हूं। अब अगर मैं इसी पॉइंट पर अगर देख रहा हूं तो जो गॉसियन सरफेस होगा वो अब क्या होगा? सेकेंड केस के लिए जो मेरा गॉसियन सरफेस होगा वो क्या हो जाएगा? द सरफेस इटसेल्फ। गॉसियन सरफेस मेरा क्या हो जाएगा? द सरफेस इटसेल्फ। और जो दूरी होगा वो आप कितना ले लेंगे? r ले लेंगे। तो अब जब आप ऑन दी सरफेस ढूंढ रहे हैं तो वापस से आप फॉर्मूला क्या लगाइएगा? फॉर्मूला आएगा इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू, अभी भी Q है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां पे भी थीटा क्या है? यहां पे भी क्या है? थीटा इज 0 डिग्री। तो हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट cos 0 किसके बराबर? 1 के बराबर। देयरफॉर E ds इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। E बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ds का इंटीग्रेशन की जगह पे क्या मैं 4 पाई, इस बार कैपिटल R स्क्वायर लिख दूं। R इज इक्वल टू इस बार किसके बराबर था? कैपिटल R स्क्वायर के बराबर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल के आएगा? Q होल डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R स्क्वायर, वेयर R इज व्हाट? रेडियस ऑफ द स्फीयर। वेयर R इज व्हाट? रेडियस ऑफ द स्फीयर। और यहां से भी मुझे यही समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर ही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर ही है। अब आइए केस नंबर 3 के ऊपर। अब आइए केस नंबर 3 के ऊपर। केस 3 क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां? एट द पॉइंट इनसाइड द सेल, इनसाइड द शेल के ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेक कर रहे हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूं? एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं। तो ये आपका क्या था? ये आपका सरफेस था। इस सरफेस के अंदर सब चार्ज भरा हुआ है। ये ऐसा 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 सब है। ये आपका सरफेस हॉलो स्फीयर है, स्फेरिकल पार्ट है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये पूरा खाली है। अब इस सरफेस के ऊपर कितना चार्ज है? तो Q चार्ज है। और वो कैसा है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वो कैसा है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वो कैसा है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब इसके ऊपर आप चार्ज बैठा दीजिए। इसके ऊपर क्या बैठा दिया? चार्ज बैठा दिया। तो इसके चारों तरफ यहां पे क्या डाल दिए? चार्ज डाल दिए। ये आपका चारों तरफ से चार्ज है। और चार्ज की वैल्यू कितनी है? चार्ज की वैल्यू क्या है? चार्ज की वैल्यू Q है। अब ये आपका सेंटर था। आप किसी पॉइंट यहां पर आप क्या ले रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना चाहते हैं एक R दूरी पर। तो जो गॉसियन सरफेस होगा वो कैसा होगा? तो यहीं पर एक गॉसियन सरफेस ले लेता हूं, यहां पर एक गॉसियन सरफेस ले लेता हूं। तो ये आपका गॉसियन सरफेस है। तो अब हम लोग क्या करते हैं? गॉस लॉ लगाते हैं। तो गॉस लॉ क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ
ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा सा ध्यान से अगर आप देखिएगा तो आपको दिखाई देगा कि यहां पे क्यू इन क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज सारा चार्ज इस गॉसियन सरफेस के कहां रखा हुआ है, बाहर रखा हुआ है। तो यहां पे गॉसियन सरफेस पर कोई भी चार्ज नहीं, यानी जो गॉसियन सरफेस आपने एनक्लोज किया है उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। अगर ये क्वांटिटी 0 हो गई तो क्या मैं लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी कहने का सेंटर से लेके जस्ट सरफेस में पहुंचने तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। तो एक छोटा सा ग्राफ कई बार एग्जाम में पूछता है, और इवन जेई वगैरह में भी कई बार ये वाला एक ग्राफ पूछा हुआ है। इट इज अ ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रेडियस आर। द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रेडियस एंड डिस्टेंस आर। इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है बिटवीन आर, ये ऐसा है। अब ग्राफ कैसा होगा, आर डिस्टेंस तक तो वैल्यू क्या होगा, 0। सडनली आर पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सडनली आर पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर के बराबर, आर क्यूब के बराबर। सिग्मा है कि क्यू है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर के बराबर। और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी इसके बाद का ग्राफ कैसा होगा, इसके बाद का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा। इसके बाद का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा। तो आपका एग्जाम में आंसर आप लिखिए ऐसा ही बना के आइएगा। डन। और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, दिस इज दी ई मैक्स। इससे ऊंचा और कोई भी वैल्यू नहीं होगा। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कहां पर मिलेगा, सरफेस पर। उसके बाद फिर धीरे धीरे घटता चलाएगा, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा तो वैल्यू भी क्या होती जाएगी। और ये आर इज इक्वल टू कहां मिलेगा मैक्सिमम वैल्यू, कैपिटल आर पे, दैट इज ऑन दी सरफेस ऑफ दी शेल, दैट इज ऑन दी सरफेस ऑफ दी शेल। और इससे आपका ये चैप्टर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और इसके अंदर कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो हम लोगों ने छोड़ा है। तो 2 केस हम लोग को पढ़ना था, एक था इनफाइनाइट प्लेन शीट का और दूसरा हॉलो स्फेरिकल शेल का। दोनों हमने पढ़ लिया, दोनों का आपने ग्राफ बना लिया। इनफाइनाइट शेल में आर के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, और यहां पर डिपेंडेंसी है, तो इनसाइड दी सरफेस देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर पर मिलता है, वो भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। उसके बाद जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाइएगा इसकी वैल्यू घटती चली जाएगी और क्या हो जाएगी। अच्छा, ये जो आपकी वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू, यहां कैपिटल आर लिखना चाहिए कि स्मॉल आर लिखना चाहिए, इसका कैपिटल आर होगा। क्यों कैपिटल आर होगा, क्योंकि ये स्फेरिकल सेल है और सारा चीज कांस्टेंट है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक करेक्शन किए हैं, देख लीजिए, ये मैक्सिमम वैल्यू कहां पे होगा, कैपिटल आर पे होगा, ठीक है। तो उसको जरा करेक्शन कर लीजिएगा। इससे आपका ये चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया। अगला चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जो कि हम लोग अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।